बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास में खुश आमदीद। बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे थे और जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और इस टॉपिक में हमने अब तक ये देखा कि हमारे पास जो सेल होता है, अगर वो प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया और फंगस का सेल है तो उसमें 4 बेसिक पार्ट होते हैं: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। जबकि अगर एनिमल का सेल है तो फिर हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं बेसिक: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, ये 4 या 3 बेसिक पार्ट्स बनते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में सेल वॉल को स्टडी कर लिया था। हमने देखा कि सेल वॉल जो बैक्टीरिया का होता है, प्लांट का होता है या फंगस का होता है, इसके सेल वॉल में क्या कंपोजिशन का फ़र्क है, सेल वॉल की बनावट कैसी होती है, सेल वॉल में कितनी लेयर्स होती है, कहाँ मौजूद होती है सेल वॉल, और सेल वॉल का काम क्या है। फिर हमने जो दूसरा बेसिक पार्ट स्टडी किया था वो था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने देखा कि ये तो सारे सेल में मौजूद होता है, बस फर्क ये है कि प्लांट एल्गी के सेल के अंदर ये सेल वॉल के बाद होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये सबसे पहले मौजूद है, इसके बाहर सेल वॉल नहीं होता। हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा जो हमें सिंगर और निकलसन ने दिया था 1976 में, फ्लूइड मोसाइक मॉडल। उस स्ट्रक्चर के मुताबिक सेल वॉल जो होता है, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स की दो तय कह लें आप, दो लेयर्स होती हैं एक के ऊपर एक। ऐसी दो लेयर्स आपके मिलके सेल मेम्ब्रेन बनाती हैं, और इस सेल मेम्ब्रेन की दो लेयर्स में जगह जगह प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर प्रोटीन का मॉलिक्यूल पूरी मेम्ब्रेन में से गुजर रहा होता है तो हम उसको इंटीग्रल कहते हैं। अगर खाली किनारों पे, सरफेस पे लगा हुआ होता है तो हम उसको प्रिफेरल कहते हैं। फिर हमने ये देखा कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। एक काम तो इसका होता है जी कि साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है। जाहिर बात है, उसको पैक करके रखा हुआ है, उसको कवर करा हुआ है तो उसकी हिफाजत करेगा। और जो सेकंड काम था वो ये कि ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है चीज़ों को आना जाना, चीज़ों को लेके जाना, निकालना, बाहर निकालना वगैरह। अब चूंकि सेल मेम्ब्रेन हमारे सेल की बॉर्डर है, किनारा है, सरहद है, तो जाहिर बात है सेल के अंदर कोई चीज़ आएगी तो वो सेल मेम्ब्रेन में से गुजर के आती है, या सेल से कोई चीज़ बाहर जानी होती है तो भी वो सेल मेम्ब्रेन से गुजर कर जाती है। यहाँ सेल मेम्ब्रेन करता है चेक एंड बैलेंस। हमने ये बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिव परमिएबल होता है। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कि इसमें से कुछ चीज़ें चली जाएंगी, कुछ चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें चली जाएंगी, जैसे कि पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, गैसेस होंगी, वो आपकी सेल मेम्ब्रेन में से गुजर के दूसरी तरफ चली जाती हैं। लेकिन जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे वेस्ट प्रोडक्ट होता है, या क्या नाम है, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन में से गुजर के नहीं जाती, फिर वो दूसरे प्रोसेस के जरिए जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन का काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सेल मेम्ब्रेन हमारे सेल के अंदर चीज़ों को आने देता है या निकलने देता है। यहाँ सेल मेम्ब्रेन की जिम्मेदारी भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसको चेक एंड बैलेंस रखना होता है, चीज़ें ज़्यादा ना हो जाए, चीज़ें कम ना हो जाए। तो सेल मेम्ब्रेन अपने इस काम के लिए जिन प्रोसेस को यूज़ करता है, ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं: पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ट्रांसपोर्टेशन जब सेल मेम्ब्रेन कर रहा होगा, चीज़ों को अपने अंदर से गुजार के, सपोज करें कि हम अपनी ईजी के लिए ये जहन में रख लें कि सेल से बाहर से चीज़ें अंदर आ रही हैं, तो अब अगर सेल से बाहर से कोई चीज़ है और वो आपके सेल के अंदर आ रही होती है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन उसको कुछ प्रोसेस के जरिए लेके जाता है। अब वो प्रोसेस डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। मिसाल के तौर पे पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से गुजर के दूसरी तरफ जाते हैं बाय ऑस्मोसिस। गैस के मॉलिक्यूल्स जाते हैं डिफ्यूजन के जरिए। बड़े बड़े ग्लूकोज, अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स जाते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए। जबकि चार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, चार्ज आइंस जो होते हैं, वो जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जब आपके सेल मेम्ब्रेन में से चीजें गुजर रही होती हैं तो कुछ चीज कुछ प्रोसेस के जरिए जा रही होती है। तो अब हमने पहले उन प्रोसेस को देख लेते हैं कि ये प्रोसेस है क्या, फिर देखते हैं कि किस मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन किस प्रोसेस के जरिए इनटेक करता है। तो अब जरा कुछ प्रोसेस देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, जिनमें से पहला प्रोसेस जो है हमारे पास वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ज्यादा कंसंट्रेशन वाले इलाके, एरिया से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। कंसंट्रेशन से मुराद आप यूं ले लें कि मॉलिक्यूल्स की तादाद।
सीधा सा अगर हम बोले कंसंट्रेशन का मतलब ले लें आप मॉलिक्यूल्स की तादाद। अगर एक तरफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो उस एरिया को, उस रीजन को हम कहते हैं हाई कंसंट्रेशन। अगर एक तरफ मॉलिक्यूल्स कम है तो उस रीजन को आप कहते हैं लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स जिधर ज्यादा हैं वहां से कम की तरफ ट्रेवल कर रहा है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसको आप कहते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट। मिसाल के तौर पे अगर आप कमरे के एक किनारे पे खड़े हो जाएं और वहां पर आप रूम स्प्रे का इस्तेमाल करें, तो अब आप जिस किनारे पे खड़े हैं और जिस किनारे पे आपने रूम स्प्रे का इस्तेमाल किया है वहां रूम स्प्रे के या वो जो खुशबू है उसके मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, और बाकी के जो 3 किनारे हैं कमरे के वहां पर कम हो गए, वहां है ही नहीं। तो यहाँ आपके जो कमरा है ना वो हाई और लो कंसंट्रेशन में बढ़ गया। जिधर आपने रूम स्प्रे का इस्तेमाल किया वो हो गई हाई कंसंट्रेशन, और जिधर रूम स्प्रे का इस्तेमाल नहीं किया जहाँ उसके मॉलिक्यूल्स नहीं है तो वो हो गई लो कंसंट्रेशन। होगा क्या, थोड़ी देर बाद आपको जिधर आप दूसरा कोना था जहाँ पर आपने रूम स्प्रे का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़ी देर बाद आपको वहां पर खुशबू आ जाएगी। क्यों आएगी, वही पैसिव ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूल्स जो होंगे रूम स्प्रे के, जो रूम एयर फ्रेशनर था उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होना शुरू हो गए और आपके पूरे कमरे में मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, तो इसको आप कहते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब जरा इस डायग्राम को मुझे फरमाइएगा। ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, यही सेल मेम्ब्रेन। अब देखें ऊपर हमने ये ब्लू डॉट जो है दे आर द मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स हैं, साफ नजर आ रहा है आपको इस डायग्राम में पहली वाली। ऊपर मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, नीचे मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन नहीं है ही नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो इट मीन्स जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हो गया हाई कंसेंट्रेशन, नीचे वाला हिस्सा हो गया लो कंसेंट्रेशन। अब होगा क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मॉलिक्यूल्स हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पैसिव ट्रांसपोर्ट हुई, देखें मॉलिक्यूल्स ज्यादा वाले रीजन से कम वाले रीजन की तरफ मूव होना शुरू हो गए, शुरू में 3 4 और फिर आप देखें दोनों तरफ बराबर हो गए। ये हुई है पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्यों इसको मैंने पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहा, क्योंकि ज्यादा वाले एरिया से कम वाले एरिया की तरफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर गए। जिधर हाई कंसेंट्रेशन थी वहां से जिधर लो कंसेंट्रेशन है उसकी तरफ मॉलिक्यूल्स चले गए। देखें यहाँ बिल्कुल नहीं थे, अब आपके पास मॉलिक्यूल्स आ गए। इट मींस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अगर आप देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक और बात याद रखिएगा काम की है, वो ये है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना, कुदरती तौर पे होता है, इसमें आपको कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती, खुद ब खुद मॉलिक्यूल ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होते हैं। आप रूम स्प्रे वाली एग्जाम्पल ध्यान में रख लें, आपने जिस किनारे पे रूम स्प्रे किया था वहाँ हाई कंसेंट्रेशन थी, सामने वाले किनारे पे लो कंसेंट्रेशन थी, हमने बगैर एनर्जी लगाए, हमने कुछ नहीं किया, खुद ब खुद मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ ट्रेवल हो गए। तो ये होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि अगर आपके मॉलिक्यूल्स हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करें और इसमें आपको कोई एनर्जी की जरूरत ना पड़े, इसको आप कहते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट की 2 टाइप्स हमारे पास होती हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट की 2 टाइप्स, एक कहलाती है डिफ्यूजन और एक कहलाती है ऑस्मोसिस। बायोलॉजिकल टर्म्स के अंदर हम बात करेंगे खाली, वैसे याद रखिएगा कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस केमिस्ट्री में भी होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस केमिस्ट्री में होता है और बायोलॉजी में भी है, लेकिन बायोलॉजी में थोड़ा सा केमिस्ट्री से डिफरेंट रखा हुआ है। तो हम खाली बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों चूंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, दोनों के अंदर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी। मॉलिक्यूल्स जहां ज्यादा है वहां से जहां कम है वहां जाते हैं। बस फर्क ये है कि हम बायोलॉजिकल टर्म्स के अंदर डिफ्यूजन कहते हैं स्मॉल, यानी कि छोटे, अगर हमारे पास सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं या गैसेस के मॉलिक्यूल्स हो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, और अगर पानी के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। बायोलॉजिकल हमने दोनों को फर्क रखा हुआ है। नहीं तो केमिस्ट्री के एतबार से डिफ्यूजन कहते हैं अगर आपके मॉलिक्यूल ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हो बीच में मेम्ब्रेन ना हो, और ऑस्मोसिस कहते हैं अगर आप ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हो तो बीच में मेम्ब्रेन हो। लेकिन यहाँ पर इन केसेस के अंदर बायोलॉजी के अंदर हमारे पास बीच में मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो उसूलन तो हमारे पास खाली ऑस्मोसिस ही हो रहा है, डिफ्यूजन नहीं हो रहा। तो यहाँ हमने बायोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को। तो हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा देखते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ज्यादा कंसंट्रेशन वाले रीजन से ट्रेवल करके कम कंसंट्रेशन की तरफ जाए, कौन से मॉलिक्यूल्स, खाली गैस के और
स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इस तरह की गैसेस के मॉलिक्यूल्स अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें कि आपके मॉलिक्यूल्स ज्यादा से कम की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर आप कहोगे ये डिफ्यूजन नहीं है, ये ऑस्मोसिस है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, क्योंकि दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, दोनों में मॉलिक्यूल्स ज्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे, दोनों में एनर्जी नहीं लगती, बगैर एनर्जी के। बस फर्क क्या है, अगर आप गैस के मॉलिक्यूल्स की ट्रांसफर देख रहे हो या स्मॉल सॉलिड मॉलिक्यूल्स की, तो दैट इज डिफ्यूजन। एंड अगर आप देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो जा रहे हैं ज्यादा से कम की तरफ वो वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो आप कहोगे वो ऑस्मोसिस है। ठीक है, ये तो आपके पास डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बात हो गई। अब जरा देखते हैं सेल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन कैसे करता है या ऑस्मोसिस कैसे करता है। यही सेल मेम्ब्रेन अभी हमने पिछली डायग्राम में देखा था कि मॉलिक्यूल्स ज्यादा से कम की तरफ आते हैं, हाउ। अब ये तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो गैसेस के हों या वो वाटर मॉलिक्यूल्स हो, वाटर मॉलिक्यूल भी छोटा माना जाता है क्योंकि उसमें 3 एटम्स होते हैं, 2 ऑक्सीजन के, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। तो ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे गैसेस के मॉलिक्यूल्स हो गए या सॉलिड मॉलिक्यूल्स हो गए स्मॉल, या जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका साइज बहुत छोटा होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। तो ये हमारे जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है, ये आपके डायग्राम में सेल मेम्ब्रेन की ये फॉस्फोलिपिड वाली लेयर है, इनके बीच में गैप होता है, इनके बीच में स्पेस होती है और ये उन्हीं स्पेस से पास थ्रू हो जाते हैं, उन्हीं स्पेस से गुजर के दूसरी तरफ चले जाते हैं इजीली। अनचार्ज है ये, ठीक है, अनचार्ज है, लिहाजा कोई चार्ज का इफेक्ट भी नहीं होता इन पर, न्यूट्रल होते हैं, इनका कोई चार्ज का इफेक्ट भी नहीं होता और ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, लिहाजा ये आराम से इस झिल्ली में से निकल जाते हैं। ठीक है जी। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है वो आपकी जो पूरी फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है कहीं से भी हो सकती है, कहीं से भी फॉस्फोलिपिड में गैप मिलेगा उनको, वो वहां से मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, एंटर होंगे और दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हो रही होती है फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है ना, उसके बीच में से, उनमें से हो रही होती है। और अगर आप देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, तो आप कहोगे ये डिफ्यूजन हुई है। और अगर ये सपोज करें रेड मॉलिक्यूल्स जो है, ये अगर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे होते तो हम कहते हैं ये ऑस्मोसिस हुई है। ठीक है जी। तो ये हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट और उसकी 2 टाइप, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में हम हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट देखेंगे, किसकी, गैसेस की। जबकि ऑस्मोसिस में हम हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मूवमेंट देखेंगे, किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स की। और सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कैसे होता है, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गैप होता है उन्हीं में से मॉलिक्यूल्स जो है वो स्केप थ्रू हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब आते हैं अगले ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस पे, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन ही की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम हमने डिफ्यूजन इसके नाम में आ रहा है। डिफ्यूजन की तरह होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि वही मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। यानी इसमें भी ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरह, जहां मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करते हैं। बस फर्क क्या है, ये होते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं या चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फिर लिपिड के जो गैप था ना, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप था, उसमें से एस्केप थ्रू नहीं हो सकते, या तो बहुत बड़े होते हैं उस सुराख में से नहीं जा सकते, या फिर चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, चार्ज इफेक्ट डाल रहे होते हैं इनका। तो फिर हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन में जगह जगह हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स थे, उनको हम कैरियर प्रोटीन्स भी कहते हैं। उन इंटीग्रल प्रोटीन के बीच में चूंकि चैनल्स बनी हुई होती है ना, इसको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। इन प्रोटीन में से गुजर के दूसरी तरफ चले जाते हैं। यहाँ प्रोटीन पर डिपेंड करता है कि अगर वो मॉलिक्यूल्स अच्छे होते हैं तो प्रोटीन उनको जाने देता है, अगर वो शेप के हिसाब से नहीं होते तो फिर वो नहीं एंटर होते। तो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमारे फॉस्फोलिपिड के गैप में से नहीं गुजर सकते। तो इनको ट्रांसफर करने के लिए सेल मेम्ब्रेन क्या करता है जी, सेल मेम्ब्रेन के पास जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसमें से ये जो है ना मूव करा देता है। जहां मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं वहां से कम की तरफ ये मॉलिक्यूल्स जाना शुरू हो जाते हैं। अब चूंकि यहाँ देख रहे हैं आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के जरिए हो रही है, कोई मॉलिक्यूल फैसिलिटेट कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सेल मेम्ब्रेन जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए सेल के अंदर लेकर आता है। ठीक है जी। उसके बाद चौथा जो हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल पैसिव ट्रांसपोर्ट की अपोजिट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता था, रिपीट करें, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या था कि मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे होते थे और कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती थी। इसको उलट कर दें आप, मॉलिक्यूल्स अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाए और एनर्जी की जरूरत हो,
उसको आप कहते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में देखें जरा। इस डायग्राम में यहाँ लेफ्ट साइड पर हमारे पास लो कंसंट्रेशन है, राइट साइड पर हमारे पास हाई कंसंट्रेशन है। अब हो क्या रहा है देखें, एरो की मदद से देखिएगा जरा। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, ये अपोजिट हो गया ना। पैसिव में क्या होता था, हाई से लो की तरफ जाते थे, और इसमें आप देखें क्या हो रहा है, लो से हाई की तरफ जा रहा है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। इसको आप कहते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये 4 टाइप हो गई। रिपीट करते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन क्या है, अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, गैस के मॉलिक्यूल्स या स्मॉल सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो है हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएं तो इसको आप कहते हो डिफ्यूजन। फिर ऑस्मोसिस, अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएं तो इसको आप कहते हो ऑस्मोसिस। फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अगर बड़े मॉलिक्यूल्स कैरियर प्रोटीन के जरिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएं तो इसको आप कहते हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अगर लो कंसंट्रेशन, तीनों से डिफरेंट हो गया, अगर लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही होती है, इसको आप कहते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये 4 ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए कौन कौन सा प्रोसेस का इंतखाब करता है। ठीक है जी, अब सपोज करें जी ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ गई, ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है। ठीक है जी, और यहाँ पर आप समझ लें, यानी कि राइट साइड पर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन लो है और लेफ्ट साइड पर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब अगर लेफ्ट साइड पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो अब ये गैसेस के मॉलिक्यूल ज्यादा कंसंट्रेशन के रीजन से इस तरफ आकर कम कंसंट्रेशन की तरफ आ जाएंगे। अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स कौन से प्रोसेस के जरिए आते हैं, डिफ्यूजन। तो ये जो ऊपर वाली डायग्राम है ये हो रहा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के जरिए ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये हाई रीजन से लो रीजन की तरफ आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास हाई रीजन में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या आपके पास छोटे छोटे अनचार्ज, बगैर चार्ज वाले छोटे छोटे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर वो आपके सेल मेम्ब्रेन के हाई रीजन से लो रीजन की तरफ आएंगे। और किस प्रोसेस के जरिए आते हैं, ये ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, और यहाँ लिखा हुआ है कि कौन कौन से प्रोसेस यूटिलाइज हो रहे हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स आते हैं बाय डिफ्यूजन, वाटर या अनचार्ज मॉलिक्यूल्स आते हैं बाय ऑस्मोसिस, और अनचार्ज मॉलिक्यूल्स जो है ना, स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल्स, ये डिफ्यूजन के जरिए आते हैं। वाटर आता है ऑस्मोसिस के जरिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, दोनों नहीं, वाटर मॉलिक्यूल आता है बाय ऑस्मोसिस, और ये जो अनचार्ज स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये आते हैं बाय डिफ्यूजन। इसी तरीके से अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, सक्रोज, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करेंगे। कौन सा प्रोसेस होगा, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। या कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होंगे, कैरियर प्रोटीन के जरिए से ये एक तरफ से दूसरी तरफ आएंगे। और ये जो आपके पास चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, ये आपके जो है या तो कैरियर प्रोटीन के जरिए आ जाते हैं यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या फिर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए आते हैं। सेल अपनी एनर्जी यूज करके लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ बुला लेता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 4 प्रोसेस है। बाकी डिफ्यूजन ऑस्मोसिस किस तरह होता है ये मैंने आपको बता दिया। फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है उसी में से आ जाते हैं, इसलिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ज्यादा हो रहा होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन इन्वॉल्व होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लग रही होती है। ठीक है, अगर आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो सेल मेम्ब्रेन उनको कैसे लेकर आएगा, बाय ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। या अगर आपके पास स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल्स हैं तो वो भी डिफ्यूजन के थ्रू आते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो आएंगे ऑस्मोसिस के जरिए। लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, अनचार्ज लार्ज मॉलिक्यूल्स, तो वो आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या कुछ केसेस के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी। और चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये जो है या तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से मटेरियल्स को अंदर ला रहा है या बाहर लेकर जा रहा है, डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। अगर कंसंट्रेशन जहाँ ज्यादा है, कंसंट्रेशन जहाँ कम है, उस पर डिपेंड करता है। अगर पानी के, अब सेल को पानी चाहिए होगा तो सेल के अंदर पानी कम है, जाहिर बात है बाहर पानी ज्यादा होगा, तो बाहर ज्यादा हो गया, अंदर कम। अब यहाँ सेल मेम्ब्रेन पानी को अंदर ले आएगा, हाई से लो की तरफ सेल के अंदर पानी आके जमा होना शुरू हो जाएगा। और सेल मेम्ब्रेन किस प्रोसेस के जरिए ला रहा होगा, ऑस्मोसिस के जरिए। इसी तरीके से अगर सेल को गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए, अब जाहिर बात है चाहिए, इसका मतलब है सेल के अंदर कम हो गई कंसंट्रेशन, और बाहर जो एनवायरनमेंट है उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अब सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस को हाई से लो की तरफ
मूव करना शुरू हो जाएगी ऑक्सीजन गैस सेल मेम्ब्रेन में से, और ये गैस जो ट्रांसफर होती है ये होती है बाय डिफ्यूजन। तो इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन हमारे सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करता है। यहाँ कंसंट्रेशन बड़ा मायने रखती है, यहाँ प्रोसेस बड़ा मायने रखता है। कंसंट्रेशन को तो अभी हम एक और जाविये से देखते हैं, लेकिन प्रोसेस जरा मायने रख लेगा, दोबारा देख लें। गैसेस के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन के जरिए आते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन के जरिए आते हैं, वाटर ऑस्मोसिस के जरिए आते हैं, बाकी फैसिलिटेटेड या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आते हैं जरा ये जो कंसंट्रेशन की हम बार बार बात बोल रहे हैं, इसकी जरा इंपॉर्टेंस देखते हैं कि कंसंट्रेशन जो होती है ना, ये होम्योस्टेटिस होता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, पहले जरा हाइपरटोनिक सोल्यूशन ध्यान में रखें। हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं ऐसे सोल्यूशन को जिसके अंदर जिसमें ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो कम होती है निस्बतन सेल के। अगर आप सेल से कंपेयर करेंगे तो सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और सोल्यूशन के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम होगी। अब जैसे इस डायग्राम को देखें, यहाँ देखें पानी कितना है 30%, सेल के अंदर इससे ज्यादा होगा, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी 40-50%। ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन लो हो। अब अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर आप एक सेल को डाल दें, एक सेल को, एक नॉर्मल सेल को आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दें। अब मैंने आपको क्या बताया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम होती है, यानी सेल में ज्यादा हो गई। अब सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन हो गई हाई, सोल्यूशन में हो गई लो। मूवमेंट कैसी होगी, ऑस्मोसिस कैसे होगा, फ्रॉम हाई टू लो, यानी सेल अपना पानी बाहर निकाल के सोल्यूशन में ऐड करना शुरू कर देगा। फिर होता क्या है, सेल सुकड़ जाएगा। जाहिर बात है, सेल के अंदर से अगर आपने पानी निकाल दिया, सेल सुकड़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप एक नॉर्मल सेल को एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दें, यानी ऐसे सोल्यूशन में डाल दें जिसमें पानी जो है इंतहाई कम कंसंट्रेशन है, पानी की बहुत कम है पानी, तो जब आप सेल डाल दोगे तो अब सेल मेम्ब्रेन ये नहीं देखेगी कि पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो तो देखता है जी कंसंट्रेशन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या देखेगा, बाहर जो सोल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन पानी की कम है, सेल के अंदर की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई से लो, सेल पानी अपना बाहर निकालना शुरू कर देता है, सेल सुकड़ जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लास्मोलाइसिस। खतरनाक है, प्लांट सेल के लिए भी खतरनाक है। प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म है वॉल छोड़ के सुकड़ जाता है, एनिमल का सेल भी सुकड़ जाएगा, उसकी फंक्शन पे फर्क पड़ता है। इसी तरीके से दूसरा टाइप होता है जी सोल्यूशन का, वो कहलाता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक का अपोजिट होता है। ये ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा होती है। अब देखें 90% वाटर, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है निस्बतन सेल के। तो अब आपके सेल के अंदर पानी हो गया कम, बाहर सोल्यूशन में है ज्यादा। अब क्या होगा, वही हाई टू लो मूवमेंट होगी, लेकिन अब सोल्यूशन से सेल के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। अब क्या हो रहा है, सेल के अंदर पानी आ रहा है। तो आप फर्क देख रहे हैं, सेल को अगर आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल रहे हो, सेल अपना पानी बाहर निकाल रहा है। सेल को अगर आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हो तो सेल पानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि कंसंट्रेशन हाई किधर है, लो किधर है। हाइपोटोनिक में जब आप डालते हो तो बाहर जो होती है वो लो होती है और अंदर क्या होती है, हाई। तब वही हाई से लो, पानी बाहर निकलना शुरू हो गया। जब हाइपोटोनिक में डालते हो तो पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, वही हाई से लो, लेकिन अब पानी सेल के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल को डालोगे, सेल अपना पानी रिमूव करता है। अगर आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालोगे तो सेल पानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, करता रहता है करता रहता है। एक टाइम आएगा कि एनिमल सेल अगर होगा तो वो लाइसिस फट जाता है। जाहिर बात है, आप गुब्बारे में पानी भरते हो क्या होगा, फट जाएगा। सिमिलरली एनिमल सेल के अंदर अगर आप ये पानी अंदर ही आता रहे ना, एनिमल सेल अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डला रहे, पानी एब्जॉर्ब करता रहे, सेल फट जाएगा। प्लांट सेल नहीं फटता। अच्छा, एनिमल सेल जब फटता है उस कंडीशन को हम कहते हैं लाइसिस, लेकिन प्लांट सेल के अंदर लाइसिस नहीं होगा, क्योंकि प्लांट सेल में वॉल मौजूद होता है, सेल वॉल। जब साइटोप्लाज्म फूल जाएगा तो सेल वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट होगा, सेल वॉल उसको फटने से बचा लेगा, लेकिन फिर सेल हो जाता है सख्त। तो प्लांट सेल के अंदर सख्ती की कंडीशन आ जाती है जिसको हम कहते हैं टर्जिट। तो एनिमल सेल लाइसिस में आ जाएगा, फट जाएगा, जबकि प्लांट सेल फटेगा नहीं लेकिन सख्त हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना कंसंट्रेशन का इंपैक्ट कितना है। वही एक बेचारा गरीब सा सेल अगर आप हाइपोटोनिक में डालो तो वो सुकड़ गया था, और अब हाइपोटोनिक में डालो तो वो फट गया। दरमियाना लेवल रखना जरूरी होता है। उस दरमियाने लेवल को हम कहते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं ऐसे सोल्यूशन को जिसके अंदर कंसंट्रेशन बिल्कुल सेल के बराबर होती है।
यानी 70% पानी अगर बाहर है तो 70% पानी अंदर है, इक्वल। ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक। ऐसे सोल्यूशन के अंदर कोई नेट मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि कोई हाई और लो कंसंट्रेशन है ही नहीं, बाहर भी बराबर इक्वल, तो भी कोई पानी की मूवमेंट नहीं होती। सेल ऐसे कंडीशन में, ऐसे एनवायरमेंट में सही रहता है। अब ये हम पढ़ते हैं बायोलॉजी का पूरा एक डिसाइपल होता है होम्योस्टेसिस, कि अगर एक सेल हाइपरटोनिक कंडीशन के अंदर है और अपना वो पानी रिमूव कर रहा है, सुकड़ रहा है, फिर वो क्या करेगा अपने आप को बचाने के लिए। या अगर एक सेल हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर है, पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइसिस को बचा, लाइसिस पे आने से पहले वो क्या करेगा कि अपने आप को वो मेंटेन कर ले। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कंसंट्रेशन कितना मायने रखती है। एक ही सेल अगर आप एक सोल्यूशन में डालते हो जिसके अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो 5 सेल सुखड़ जाता है। वही सेल अगर आप ऐसे सोल्यूशन में डाल रहे हो जिसमें पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल फूल जाएगा। फर्क आ रहा है ना कंसंट्रेशन का। ये थी जी ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। काफी डिटेल में पढ़ा हमने इसको। हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से प्रोसेस के जरिए ट्रांसपोर्टेशन करता है, और फिर हमने ये भी देखा कि किन किन प्रोसेस के जरिए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर हमने आखिर में ये भी देखा कि कंसंट्रेशन मूवमेंट पर कितना इफेक्ट डाल रही है। अगर बाहर सोल्यूशन पे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो फिर सेल के अंदर पानी आ जाता है, सेल फट जाता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है वो। अगर बाहर सोल्यूशन कंसंट्रेशन कम है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो फिर सेल में से पानी निकलना शुरू होता है, सेल सुखड़ जाता है। तो कंसंट्रेशन का इम्पैक्ट है, मायने रखता है। अब हम आते हैं अगले हमारे पास जो बेसिक पार्ट है, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। नाउ द थर्ड बेसिक पार्ट विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है एक स्फेरिकल शेप का होता है, बाजू का इसका शेप इरेगुलर हो जाता है, लेकिन ज्यादातर ये स्फेरिकल गोल शेप का हमें नजर आ रहा होता है। और एनिमल सेल के अंदर आपको ये सेंटर में मिलेगा, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये थोड़ा सा साइड में होता है, क्योंकि एनी प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है जिसने सेल का काफी वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो एनिमल सेल में आपको साइड बीच में मिलेगा, जबकि प्लांट में ये आपको साइड में मिलता है, गोल होता है। इसको 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। अब इस न्यूक्लियस के जरा स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो न्यूक्लियस बिल्कुल एक छोटे सेल की तरह, इसकी भी अपनी एक मेम्ब्रेन है, अपना एक साइटोप्लाज्म है। जैसे सेल होता है ना, सेल की मेम्ब्रेन होती है जिसकी आप बाउंड्री कहते हो, और उसके अंदर सारा जेली लाइक मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म है। बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ भी यही मामला है। न्यूक्लियस गोल शेप का होता है, जैसे कि आपकी किरमिच बॉल ले लें, ऐसा गोल स्फेरिकल शेप होगा। इसकी अपनी मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इसकी जो पर्पल कलर में नजर आ रही है ना आपको डायग्राम में, ये पूरा पर्पल, ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से आपका न्यूक्लियस पूरे सेल से अलग हो गया, विजिबल हो रहा है, आपको साफ नजर आ रहा है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से। तो न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर होती है, 2 लेयर्स होती है, ये 2 लेयर से बनी हुई इसके पास एक डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिसने आपके न्यूक्लियस को पैक कर लिया और साइटोप्लाज्म से बिल्कुल अलहदा कर दिया। विजिबल नजर आ रहा है आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह डायग्राम में देखें आपको सुराख नजर आ रहा है। इन छोटे छोटे सुराखों को जो आपकी पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मौजूद है, इनको आप कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये खिड़कियां हैं। न्यूक्लियस अगर कोई चीज बनाता है, कोई आरएनए बनाता है, कोई राइबोसोम्स बनाता है, तो वो इन न्यूक्लियर पोर्स के जरिए बाहर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में। या साइटोप्लाज्म से अगर कोई चीज चाहिए होती है तो वो न्यूक्लियर पोर्स के जरिए न्यूक्लियस के अंदर चली जाती है। उसके बाद जाहिर है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर फिर जो न्यूक्लियस के अंदर एक जेल टाइप का फ्लूइड फिल हुआ होता है पूरे न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस अंदर से खाली नहीं है, इस पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद है, जेल टाइप का फ्लूइड मौजूद है, यानी जेली की तरह का फ्लूइड आपको महसूस होगा। उसको आप कहते हो न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास न्यूक्लियस में 2 चीजें होती है। एक होता है गोल बॉडी, उसको आप कहते हो न्यूक्लियोलस, ये आपके पास है, ये आप न्यूक्लियोलस कहलाता है। ये राइबोसोम्स बनाता है, और फिर राइबोसोम्स आपके ये पोर्स में से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अब राइबोसोम का क्या काम है ये हम ऑर्गेनल में देखेंगे। और दूसरी चीज होती है क्रोमोसोम्स। तो अब जरा क्रोमोसोम्स को देखने से पहले दोबारा एक नजर देखें। न्यूक्लियस गोल गोल स्फेरिकल शेप होता है, एनिमल में सेंटर में, प्लांट में साइड में होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। इसकी अपनी 2 डबल मेम्ब्रेन की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह सुराग है, उन सुरागों को आप कहते हो न्यूक्लियर पोर्ट्स। और फिर इस न्यूक्लियस के अंदर जेल टाइप का फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको न्यूक्लियोलस नजर आएगा, गोल और गोल सा होता है ये राइबोसोम्स बनाता है। और उसके अलावा आपको मिलेंगे क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस में वो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें दूसरी चीज जो है वो है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आम हालात में अगर आप एक नॉर्मल सेल को देखेंगे
तो उसमें आपको क्रोमोसोम बिल्कुल पतले धागे की तरह थ्रेड लाइक और बड़ा उनका उलझा हुआ जाल सा बिछा हुआ होगा। आप उसमें वैसे उलझे हुए होंगे, जैसे आप एक प्याली में सवैयां रख लें तो क्या होता है कि वो एक दूसरे से उलझी हुई होती है। तो नॉर्मली अगर आप न्यूक्लियस के अंदर झांकें तो आपको जो क्रोमोसोम्स हैं वो थ्रेड लाइक नजर आएंगे, जिनका पूरा नेटवर्क होगा। उस पूरे नेटवर्क को हम कह रहे होते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। फिर जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, चैप्टर अगले चैप्टर में आप सेल डिवीजन देखेंगे, वहाँ इन सारे मामला को थोड़ा सा और देख लेंगे। तो जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो फिर ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, और कंडेंस होकर थोड़े से मोटे सूजे हुए टाइप के क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और अब ये नजर आने लग जाते हैं। तो क्रोमेटिन नेटवर्क की सूरत में ये इतने पतले होते हैं कि हमें नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन जब ये कंडेंस हो जाते हैं ना फिर ये विजिबल होते हैं। डायग्राम में देखें, शुरू में आप देखें कैसे उलझे हुए थे और बाद में हमने इनको कंडेंस करके ये अब जरा आपको विजिबल नजर आ रहा है। अब ये हुआ है क्रोमोसोम्स। तो नेटवर्क की फॉर्म में थे क्रोमेटिन नेटवर्क, कंडेंस हो गए तो क्रोमोसोम्स। अब अगर हम एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होते हैं। ये एक क्रोमेटिड है ब्लू कलर का और एक ये है ब्लू कलर का दूसरा क्रोमेटिड। दो क्रोमेटिड्स होते हैं क्रोमोसोम में और बीच में जुड़े हुए होते हैं सेंट्रोमेयर से। तो दो चीजें हैं बस क्रोमोसोम में, क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर सेंटर में और क्रोमेटिड्स इस सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए, ये एक क्रोमोसोम हो जाता है। एक इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स होती है, ये जरा गौर कर लीजिएगा, ये बड़ा काम का पॉइंट है। इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स होती है, यानी मैं एक इंसान हूँ, आई एम ह्यूमन। तो मेरे जिस्म में जितने करोड़ों ट्रिलियन सेल्स मौजूद होंगे, सारे के सारे सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद होगी 46, क्योंकि मैं इंसान हूँ, ये मेरी स्पीशी बना रहा है। इसी तरह आप ह्यूमंस हैं, आपके भी जिस्म के जितने भी सेल्स होंगे सब में 46 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि आप भी इंसान हैं। आप दुनिया के किसी भी इंसान को उठा के देख लो, उनके जितने में उनके जिस्म में जितने भी सेल हैं सबके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद होगी 46। इंडिविजुअल्स के अंदर इनकी तादाद फिक्स है। हाँ, बंदर में अलग होगी, बंदर में 46 नहीं होगी, बंदर में कम होगी। यूरोपियन रैबिट होता है उसमें 44 है, अगर 46 कर दें तो वो ह्यूमन सेल हो जाएगा। 44 है यूरोपियन रैबिट। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स होती है, यानी दुनिया में जितने भी यूरोपियन रैबिट है सबके सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद होगी 44। दुनिया में जितने भी इंसान है सबके अंदर सेल्स की क्रोमोसोम्स की तादाद होगी 46। और फिर आपके जिस्म के एक सेल नहीं, सारे सेलों में ये 46 क्रोमोसोम्स होंगे, हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स की तादाद होगी। इस वजह से, इन क्रोमोसोम्स की तादाद की वजह से हमारी स्पीशी एक जैसी है, हम सारे इंसान एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद एक जैसी है, इस वजह से हम एक जैसे दिख रहे हैं। उसके बाद एक तो ये हो गया क्रोमोसोम्स का काम। दूसरा, क्रोमोसोम्स जो बने हुए होते हैं वो बने हुए होते हैं डीएनए से। क्रोमोसोम्स का भी अगले चैप्टर में हम इस क्रोमोसोम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है डीएनए, और डीएनए के अंदर आपके सेल की तमाम मालूमात स्टोर हुई होती है। आपका सेल कौन कौन से प्रोटीन बना रहा है, आपकी आपका सेल कौन कौन से प्रोटीन बना रहा है, आपके पास कौन कौन से जीन्स हैं, आपकी आंखों का कौन से कलर का जीन है, आपके बालों का कौन से कलर का जीन है, आपकी आपकी जो स्किन है उसका कौन सा कलर का जीन है, आपकी जितनी भी मालूमात है, दैट इज ऑल स्टोर्ड इन योर डीएनए। आपके क्रोमोसोम्स के डीएनए के अंदर स्टोर हुई भी है। यही वजह है, अब आप देखें, मेरी जो औलाद है वो मेरी शक्ल में मिलती है, क्योंकि मेरी औलाद मेरे क्रोमोसोम से बनी हुई है, और मेरे क्रोमोसोम में मेरे डीएनए थे। मेरे सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें मेरे डीएनए है। मेरे डीएनए का मतलब मेरी मालूमात स्टोर हुई भी है। तो अब मेरे से जब मेरी औलाद पैदा हुई तो वो मेरे क्रोमोसोम से बनी है, इसलिए मेरे डीएनए से बनी है, इसलिए मेरे से मिलती है वो। तो ये डीएनए की वजह से हम अपने माँ बाप से मिल रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने माँ बाप के क्रोमोसोम से बनते हैं। हमारे माँ बाप के जो सेल्स होते हैं उनसे हमारे जिस्म का सेल बनता है, और फिर हमारी पूरी बॉडी बनती है। अब जाहिर बात है, माँ बाप के सेल से बन रहे हैं तो माँ बाप के क्रोमोसोम, माँ बाप के डीएनए ही आया हमारे अंदर। तो हम जब माँ बाप के डीएनए से बनते हैं, इसीलिए हम अपने माँ बाप जैसे होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप पूरी दुनिया का इंसान एक जैसा क्यों दिखता है, हर इंसान के दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान क्यों है? क्योंकि उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद एक जैसी है, 46। इसी वजह से पूरी दुनिया का इंसान एक जैसा है, दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान। और अगर आपसे कोई पूछे कि वेस्ट इंडीज में हमारे पास होते हैं, यानी कि ब्लैक कलर होता है, उनकी स्किन का ब्लैक कलर होता है, बाल उनके तरह घुंघरू घुंघरू टाइप के होते हैं,
तो अगर वेस्ट इंडीज की कोई औलाद होती तो वो भी ब्लैक कलर में होती। क्यों? बिकॉज वो क्रोमोसोम्स में मौजूद डीएनए का कमाल है। अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी होता है, चाइनीज का बच्चा चाइनीज पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि चाइनीज के यहाँ जब बच्चा होगा तो वो चाइनीज बाप के डीएनए से बनता है, और उसमें वही उसकी सारी मालूमात स्टोर हुई, इसी वजह से बच्चे का भी जो है वही फेस कट होता है, बिल्कुल वैसा। तो आप देख रहे हैं क्रोमोसोम्स और डीएनए का कितना कमाल है। इस टॉपिक को हम जरा और डिटेल में पढ़ेंगे सेल साइकिल अगले चैप्टर के अंदर। तो ये हमने जरा न्यूक्लियस देखा, अब जरा न्यूक्लियस के काम देख ले। पहली तो ये आपके सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। जैसे इंसान के जिस्म में दिमाग होता है ना, हर चीज कंट्रोल करता है, इसी तरीके से आपके सेल का कंट्रोल सेंटर होता है न्यूक्लियस। ये आपके जिस्म, आपके सेल के तमाम एक्टिविटीज, तमाम काम को कंट्रोल करना होता है। उसके बाद हमने पढ़ा इसके अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद है, न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद है, वो राइबोसोम्स बनाता है, और फिर वो राइबोसोम्स जो है वो न्यूक्लियर पोर्ट्स के जरिए बाहर आ जाते हैं। और बाकी ये क्रोमोसोम्स और डीएनए, क्रोमोसोम्स की एक जैसी तादाद की वजह से दुनिया का सारा और एक ही किस्म का ऑर्गेनिज्म किसी भी हिस्से में हो, वो बनावट उसकी एक ही जैसी होगी। और क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं डीएनए, जिसकी वजह से हमारी औलादें हमारे जैसी होती है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस।